कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो अभी हम आगे बात करते हैं बच्चों कि ये हमारा, मैंने क्या किया, इस सेल को कनेक्ट कर दिया सीरीज में, ठीक है। और मैंने क्या बोला, एक सेल जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है वो दे रहा है 0.5 वोल्ट, ठीक है। तो अभी बाकी के जो सेल्स मैंने बनाए हैं एक साथ पूरा सेल हमने जोड़ दिया है। तो अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 4 जा 36, टोटल 36 हैं, ठीक है। तो 36 है और 36 क्या कर देना है, 0.5 वोल्ट 0.5 वोल्ट सब 0.5 वोल्ट दे रहे हैं। तो ऐड करोगे तो आप कितना हो जाएगा टोटल 18 वोल्ट। तो इसलिए बहुत एक सेल से काम नहीं चलने वाला है, बहुत सारा सोलर सेल को ऐड किया जाएगा सीरीज में, तब जाके हमको वहां से ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो अभी देखिए ये जो है बच्चों, ये हमारा क्या है, सोलर पैनल है, ठीक है। ये सेल है बेटा, इस सेल को हमने एक साथ सीरीज में जोड़ दिया है, बहुत सारे, इस सेल को बहुत सारे सीरीज में से जोड़ दिया है। तो इस सीरीज को हम बोलते हैं मॉड्यूल्स। अगर सीरीज को सेल में जोड़ देंगे तो मॉड्यूल्स कहते हैं। अब इन मॉड्यूल्स को अगर मैं वापस सीरीज में जोड़ दूंगा इन मॉड्यूल्स को, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। और इस स्ट्रिंग को अगर मैं पैरेलल, देखो ये तीनों स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, इसको मैंने पैरेलल जोड़ दिया तो इसको हम बोलते हैं अरे। और ऐसे बहुत सारे एरे को जोड़ा जाता है, इसी एरे को बोलते हैं बहुत बड़ा सोलर पैनल। इन सबको ऐड करके, क्योंकि भाई आप देख रहे हो कि एक सेल से बहुत कम पोटेंशियल डिफरेंस मिल रही है और इतना एनफ नहीं होगा, है ना, हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए। और वैसे भी ये जो इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है ये डीसी देता है, डायरेक्ट करंट, यानी कि इससे हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, एलईडी बल्ब्स को ही जला सकते हैं। अगर बड़ा काम करना हो, घर में एसी चलाना हो, रेफ्रिजरेटर चलाना हो, है ना, तो हम नहीं चला पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमको अल्टरनेट करंट, एसी करंट की जरूरत होगी। तो यहां से जो करंट बनेगा वो कैसा करंट बनेगा, डीसी करंट बनेगा, ठीक है। और यहां पे बच्चों रहता है ट्रांसफार्मर और इन्वर्टर, ये दो चीजें रहती हैं। और जिनमें एक का काम है डीसी को एसी बनाना, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट करंट बनाना, इन्वर्टर का काम। और ट्रांसफार्मर का काम है कि इस छोटे से पोटेंशियल डिफरेंस को ज्यादा कर देना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कम होता है। और जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पे आप जानते हैं 1000 वोल्ट, है ना, 1000 वोल्ट, 900 वोल्ट, 800 वोल्ट, इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल डिफरेंस को ये लेके जाता है। तो यहाँ पे बहुत कम पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। तो यहाँ पे हमको जरूरत होती है किसकी, ट्रांसफार्मर की। तो इसके बारे में थोड़ा सा सर आपको बताएंगे कि ट्रांसफार्मर और इन्वर्टर का एक्चुअल फंक्शन होता कैसे है, वो कैसे करंट पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर देता है और किस तरह डीसी करंट को अल्टरनेट करंट में कन्वर्ट किया जाता है। तो आपको इसके बारे में भी सर बताएंगे अभी। तो ये जो ट्रांसफार्मर है, देखो ये एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो क्या काम करती है भाई, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में करती है या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करने का काम करती है। अब सवाल ये ऐसा कैसे होता है भाई, कैसे कर देती है? तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, कॉइल लगा होता है। कॉइल क्या होता है भाई, उसके अंदर वाइंडिंग होती है, कॉपर वाइंडिंग होती है। और वो क्या काम करता है, एक तरफ ज्यादा कॉपर वाइंडिंग रहेगा तो उसके अंदर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और एक तरफ कम रहेगा। तो अगर ज्यादा वोल्टेज को कम में चेंज करना है तो आप क्या काम करो, जिधर आपका इनपुट आ रहा है, मान लो 240 वोल्ट को आपको 2 ही वोल्ट बनाना है, जैसे आपका मोबाइल फोन वाला होता है भाई आपका चार्जर, उसके अंदर भी ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो वो क्या काम करता है, उसके अंदर बहुत कम वाइंडिंग होती है। तो कम वाइंडिंग रहेगा तो कभी भी ज्यादा वोल्ट को कम वोल्ट की तरफ चेंज कर देगा। तो कभी भी ट्रांसफार्मर का काम सीधा सीधा ये होता है, ज्यादा वोल्ट को कम वोल्ट या कम वोल्ट को ज्यादा वोल्ट। तो यहां पर सोलर पैनल में क्या काम करता है ट्रांसफार्मर, कम वोल्ट को मिली वोल्ट होता है। देखो ना सर बोल रहे हैं कि 0.5 वोल्ट होता है भाई एक सेल के अंदर। तो अंदाजा लगाओ कि भाई पूरा कितना मिलाकर कितना वोल्ट होता होगा यार, बहुत कम। तो यानी मिली वोल्ट को याद रखना, ट्रांसफार्मर यहां पे क्या काम करता है सोलर पैनल के लिए, मिली वोल्ट को मेगा वोल्ट में चेंज कर देता है। ठीक है, मिली वोल्ट को मेगा वोल्ट में चेंज कर देता है। इतना ज्यादा क्यों, ज्यादा हाई भी कॉइल लगा देंगे तो वो क्या काम करेगा, छोटे छोटे वोल्टेज को पूरा बड़ा वोल्ट बना देगा, तो ज्यादा पावर जनरेट कर देगा। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर का काम होता है। अब सवाल ये, जो भी यहां पे सोलर से जो हमें एनर्जी मिलेगी वो सब डायरेक्ट करंट होता है। अब वो डायरेक्ट करंट को बैटरी के जरिए क्या हम करते हैं, स्टोर करते हैं। अब उसको हमें किसमें इस्तेमाल करना होता है भाई, ज्यादातर अल्टरनेटिंग करंट में, जो नॉर्मली हमारे घरों में जो करंट होता है उसको उसके फॉर्म में चेंज करना होता है। तो क्या काम करते हैं भाई, हम लोग जो है ट्रांजिस्टर लगा देते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर क्या काम करेगा भाई, सीधा सीधा, अरे क्या आपने क्या बोला, क्या चीज, ट्रांजिस्टर ही बोला ना आपने बताने के लिए, ट्रांसफार्मर और इन्वर्टर। प्लीज, मैं दूसरा टॉपिक पे जा रहा था, ट्रांजिस्टर भी एक अलग डिवाइस है।
ठीक है, तो इन्वर्टर लगा देंगे। तो इन्वर्टर क्या काम करेगा, जस्ट डीसी करंट को एसी करंट में चेंज करेगा। वो भी डीसी करंट कौन सा, स्टोर्ड डीसी करंट। याद रखना, मैं पहले बता रहा हूं, इन्वर्टर क्या काम करता है, स्टोर्ड डीसी करंट, मतलब किसी वोल्टेज किसी बैटरी के अंदर स्टोर कर दो एनर्जी को, उसके बाद उसको चेंज करना हो अल्टरनेटिंग करंट में, तो क्या काम करेगा, वो इन्वर्टर का काम होता है। और आज बहुत आम बात है, इन्वर्टर देखते होगे हर जगह घरों में इन्वर्टर लगा होता है, क्योंकि हम लोग क्या काम करते हैं, जो एसी करंट आता है उसी को स्टोर करके रख लेते हैं बैटरी में, और उसके बाद उसी एसी को एसी डीसी के फॉर्म में रहता है, और उसको हम लोग चेंज करके फिर अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो डीसी करंट को चेंज करेगा एसी करंट में कौन भाई, इन्वर्टर। और ट्रांसफार्मर क्या काम करेगा, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में। और जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि जो ट्रांसफार्मर होता है ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है भाई, इसको भी कभी बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बहुत सारी चीजें हैं सब बोलने के लिए, है कि नहीं, बाकी सब। तो अभी आपको बच्चों सर ने बताया कि किस तरह ट्रांसफार्मर और इन्वर्टर काम करता है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी बनी उसको डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि हम एसी भी चला सकें भाई, और रेफ्रिजरेटर भी चला सकें, वॉशिंग मशीन, जो भी हमारे घर में बड़े अप्लायंसेस हैं जिसको ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, उसको हम यूज़ कर सकें। और इन्वर्टर, ठीक है, इन्वर्टर का इस्तेमाल है डीसी को एसी में करने में, और ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल है वोल्टेज को बढ़ा देने में, है ना, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने में। खैर, तो ये बच्चों हो गया इसका किसका फंक्शन, ये हमारा सोलर पैनल का फंक्शन हो गया। अभी तो ये इस तरह हमारा फोटोवोल्टाइक सेल होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लाइट एनर्जी से कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी, और उस इलेक्ट्रिसिटी को बैटरी में स्टोर करके रख दिया जाता है, यानी कि वो बनता है डीसी करंट, और उस डीसी को एसी करंट में कन्वर्ट किया जाता है। तो अगर हम चाहें तो बेटा इसको किस तरह चार्ट फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में क्या लिखेंगे कि लाइट एनर्जी जो कहाँ से मिलेगा, जो हमको मिलेगा सन से, लाइट एनर्जी हमको मिलेगा कहाँ से बेटा, सन से, फ्रॉम सन। इसको डायरेक्टली हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी, और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसा होगा, डीसी होगा, डीसी करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इसको अगर कन्वर्ट करना है आपको एसी करंट में, इलेक्ट्रिक करंट में, तो किसकी जरूरत होगी, तो हमको इसकी जरूरत होगी यहाँ पे इन्वर्टर की, ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा एसी करंट में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका फ्लो चार्ट। चलिए अब मैं बात करता हूँ दूसरा तरीका। ये तो तरीका था कि लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे बनी विद द हेल्प ऑफ फोटोवोल्टाइक सेल। अब वही हमारा पुराना है ना, वही बार बार जो करते आ रहे हैं हम, एक प्रॉपर सोर्स चाहिए ताकि हमारा टरबाइन रोटेट करे। जहां टरबाइन रोटेट करेगा उससे कनेक्टेड होगा साफ्ट से कनेक्टेड होगा जनरेटर, साफ्ट घूमेगा, जनरेटर के अंदर का कॉइल घूमेगा और वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में, है ना, ड्यू टू EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फोटोवोल्टाइक सेल का एक हमने बहुत बड़ा फायदा देखा। अगर एडवांटेज की बात करूँ तो एडवांटेज क्या है इसका, एडवांटेज ये है कि यहाँ पे कोई टरबाइन की जरूरत नहीं है, कोई जनरेटर की जरूरत नहीं है, बस लाइट एनर्जी से डायरेक्टली हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल रहा है, डायरेक्टली, कोई टरबाइन नहीं, कुछ नहीं, कोई कूलिंग टावर नहीं, कोई बड़ा एपरेटस नहीं, कुछ नहीं चाहिए आपको। सिंपली क्या चाहिए, एक सोलर पैनल चाहिए बस, और वहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो वही पुराना मेथड, हमको सारी टरबाइन भी चाहिए, हमको कूलिंग टावर भी चाहिए, कंडेंसर भी चाहिए, है ना, सारे एपरेटस चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पे कैसा होता है, ये जो आपको दिख रहा है डायग्राम में, ये है हमारा एब्जॉर्बर, या इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटर, जो कॉन्सेंट्रेट करता है लाइट को, जमा करता है, एब्जॉर्ब करता है लाइट को, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेटा आप सन दिख रहा है आपको, सूरज से लाइट आ रही है, सन से लाइट आ रही है, ठीक है, लाइट एनर्जी इस एब्जॉर्बर पे एब्जॉर्ब हो रही है लाइट, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको पाइप दिख रहा है ना बच्चों, इस पाइप के अंदर मैंने डाला है वाटर, ठीक है। अब ये वाटर जा रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा बच्चों, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, इसकी वजह से गर्मी होगी, गर्म होने की वजह से ये जो हमारा वाटर है, ये वाटर हमारा कैसा हो जाएगा, वाटर हमारा हो जाएगा बिल्कुल हीटेड, गर्म हो जाएगा, यानी कि कन्वर्ट हो जाएगा ये हमारा हीट एनर्जी, ठीक है। लाल से इसलिए बनाया मैंने, क्या पूरा क्या हो गया बच्चों, ये गर्म हो गया, ठीक है। किसकी वजह से, हीट एनर्जी की वजह से, सन से हीट एनर्जी मिली और ये पूरा हीट हो गया। हीट होने के बाद बच्चों ये क्या हो जाएगा, हीट होने के बाद ये बन जाएगा स्टीम, है ना, वेपर बन जाएगा, और यहाँ से इस स्टीम को हम भेज देंगे स्टीम टरबाइन के पास, और स्टीम टरबाइन क्या होगा, रोटेट करेगा, और जब स्टीम टरबाइन रोटेट करेगा तो फिर से मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। चलिए अब इसी पूरे प्रोसेस को मैं यहाँ पे बनाया हूँ डायग्राम, एक पूरा ये सोलर थर्मल पावर प्लांट है, यानी कि ये जो हमारा कॉन्सेंट्रेटर एब्जॉर्बर है ये यहाँ पे बनाए हैं, ये 1 2 3 दिख रहे हैं आपको, ये हमारे कॉन्सेंट्रेटर और एब्जॉर्बर है,
क्या हमारे बेटा ये है एब्जॉर्बर, ये आप बोल दो कॉन्सेंट्रेटर, ठीक है, सोलर पैनल्स, ठीक है। तो अभी क्या हुआ बच्चों, हम सबसे पहले इसमें क्या डालेंगे, कोल्ड वाटर, ठीक है, कोल्ड वाटर डालेंगे, ओके। तो यहाँ पे है बच्चों ठंडा पानी, यहाँ से मान लीजिए ठंडा पानी जा रहा है यहाँ से, ठीक है। अभी इसके अंदर बच्चों कूल ठंडा पानी गया, नॉर्मल वाटर गया। अब यहाँ पे क्या होगा, सनलाइट आएगा, सनलाइट आएगा, ये क्या करेंगे, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। जब ये सनलाइट को बेटा एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, जल्दी बताओ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट पैदा होगी। जब बहुत ज़्यादा हीट पैदा होगी तो यहाँ पे जो भी हमारा इसके अंदर वाटर है वो वाटर होने लगेगा बॉयल, वो वाटर होने लगेगा हीटेड और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हीट एनर्जी में, है ना, हीट एनर्जी में। यानी कि पूरा इसके अंदर का वाटर बच्चों एकदम गर्म हो जाएगा इस पाइपलाइन के अंदर का, और फिर वो बन जाएगा स्टीम। अब यहाँ से गरम गरम स्टीम बेटा, देखो ये पाइपलाइन के जरिए ये गरम गरम स्टीम यहाँ पहुँचेगा हमारा टरबाइन के पास। कौन सा टरबाइन, स्टीम टरबाइन। क्यों, क्योंकि स्टीम की मदद से रोटेट करने वाला टरबाइन है, ठीक है। तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाला स्टीम कहाँ जाएगा, उस टरबाइन के पास। और टरबाइन के पास जैसे ही टरबाइन पे ये गिरेगा, टरबाइन हमारा रोटेट करना चालू हो जाएगा। टरबाइन रोटेट करेगा, इससे कनेक्टेड है साफ्ट, साफ्ट भी रोटेट करेगा। और जब साफ्ट रोटेट करेगा तो इस जनरेटर के अंदर का कॉइल रोटेट करेगा बच्चों, और कॉइल रोटेट करेगा तो ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, और इस इलेक्ट्रिसिटी को आप ट्रांसमिशन लाइन के जरिए आपके घरों तक पहुँचा दो। अब यहाँ पे जो बेटा लो प्रेशर स्टीम है वो क्या होगा, स्टीम हमारा वापस यहाँ पे नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद यहाँ पे एक कंडेंसर है, कंडेंसर से जुड़ा हुआ है हमारा कूलिंग टावर। कूलिंग टावर में क्या होगा बेटा, ठंडा पानी जाएगा और गर्म होकर वापस आएगा, फिर वो ठंडा हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ से जा रहा है कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर बेटा, यहाँ से ठंडा पानी जा रहा है, जा रहा है, ठीक है। यहाँ से जो गर्म गर्म स्टीम आ रहा है बच्चों, अब उसकी वजह से हीट एक्सचेंज, है ना, हीट एक्सचेंज आप जानते हैं क्या होता है। अगर कोई गर्म बॉडी है, यहाँ पे कोई ठंडी बॉडी है, तो अगर ठंडी बॉडी को गर्म बॉडी के पास रख दोगे तो वो ठंडी बॉडी गर्म हो जाएगी, यानी कि हीट ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे वही होने वाला है, हीट एक्सचेंज होने वाला है, हीट ट्रांसफर होने वाला है। तो ये हीट ट्रांसफर हो जाएगा, और ये हमारा जो कोल्ड वाटर था ये हो जाएगा हॉट, ये खुद हो जाएगा हॉट, और यहाँ से जो हॉट स्टीम आ रही थी इसको कर देगा कोल्ड, यानी कि इसने इसको कर दिया हॉट, सॉरी कोल्ड, ठंडा कर दिया ना। इस ठंडे पानी ने यहाँ आके अपना हीट ट्रांसफर कर दिया इसको, और ये गर्म स्टीम हो गया हमारा ठंडा, है ना। और ये खुद पानी जो है वो गर्म हो गया, हॉट होने के बाद वापस कूलिंग टावर में गया। कूलिंग टावर में क्या है भाई, कूलिंग टावर का काम ही है गर्म पानी को ठंडा करना, फिर वापस ठंडा करके वापस यहाँ भेजेगा, और ये साइकिल चलता रहेगा। अब यहाँ पे जो पानी बेटा कोल्ड हो चुका है, कूल हो चुका है, ये पानी वापस आएगा, और इस पंप के जरिए इस पाइपलाइन से वापस ये पानी जाएगा, और फिर से यहाँ पे जब एब्जॉर्बर के पास आएगा तो एब्जॉर्बर इस ठंडे पानी को वापस गर्म कर देगा, हीट कर देगा, हीट करने के बाद उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, स्टीम में। फिर से ये स्टीम, ये तीनों जो कॉन्सेंट्रेटर है, तीनों ऑब्जर्वर है, यहाँ से ये स्टीम फिर से वापस जाएगा किसके पास, स्टीम टरबाइन के पास। स्टीम टरबाइन फिर रोटेट करेगा, और इस तरह इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती रहेगी कंटिन्यूअस फॉर्म में। तो ये हमारा पूरा सोलर थर्मल प्लांट है, एकदम शॉर्ट में कि किस तरह काम करता है। अभी तक हमने सारे थर्मल पावर प्लांट देखे हैं, उसी जैसा ये भी है। और मैं बात करूं बेटा, ये जो सोलर पावर प्लांट है, सोलर थर्मल पावर प्लांट है, ये हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। जब तक सूरज रहेगा तब तक हमको सोलर एनर्जी मिलता रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगने वाला है, कुछ नहीं लगने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमको 5 बिलियन ईयर्स तक इसको आराम से हमको ये मिलने वाला है। और दूसरा फायदा, इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में मिलता है। अगर मैं बात करूं 1 सेकंड में 1.4 किलोवाट मिलता है बच्चों, 1 सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, तो इतना ज़्यादा। और 5000 ट्रिलियन पर ईयर मिलता है, एक ईयर में, ठीक है ना। 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर हमको इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। और यही वजह है कि राजस्थान में सबसे बड़ा जो पावर प्लांट है वर्ल्ड का, वो हमारे इंडिया में ही है, ठीक है। तो इसके बाद अलावा और दूसरी मैं बात करूं तो ये हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि ये हमारा दादाओं परदादाओं से चलता हुआ नहीं आ रहा है। मैंने बताया था कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो परंपरागत है, ट्रेडिशनल है, जो हमारे माँ बाप बाप दादा भी करते थे, है ना। उसी में हमने विंड टरबाइन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया था, है ना। वो उससे क्या चलाते थे, विंड मिल चलाते थे, फ्लोर मिल चलाते थे, है ना, आटा चक्की चलाते थे, वो उससे कुएं से पानी निकालते थे।
हमने क्या कर दिया, उसको मॉडिफाई करके इलेक्ट्रिसिटी बनाया, लेकिन इसका इस्तेमाल कोई नहीं करता था। यानी कि ये पूरा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। मतलब ये अभी अभी ढूंढा गया। नॉन कन्वेंशनल मतलब क्या, जिसके बारे में रिसेंटली पता चला है, जो बहुत जमाने से नहीं हम लोग करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब इसके थोड़ा सा एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। उससे पहले इसको क्या करूं मैं, फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख दूं, है ना। इसका फ्लो चार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको फ्लो चार्ट ही ध्यान में रखना है। ठीक है, तो भाई फ्लो चार्ट की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, यहां पे फ्लो चार्ट में होगा कि सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हमको चाहिए कॉन्सेंट्रेटर या एब्जॉर्बर। तो मैं लिख दूं एब्जॉर्बर या सोलर पैनल एब्जॉर्बर, सबसे पहले चाहिए एब्जॉर्बर। अब उस एब्जॉर्बर को क्या किया जाएगा बच्चों, एब्जॉर्बर क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा वाटर को किसमें, हीट में, यानी कि स्टीम में। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए भाई, हमको चाहिए एक स्टीम टरबाइन। ठीक, स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन क्या करेगा बच्चों, स्टीम टरबाइन ये जो एब्जॉर्बर में वाटर था जो हीट होके स्टीम बना है, उससे स्टीम टरबाइन रोटेट होगा और स्टीम टरबाइन से हम कनेक्ट करके रखेंगे जनरेटर को, और जनरेटर हमारा क्या करेगा बच्चों, जनरेटर कन्वर्ट कर देगा इसको इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अगर एनर्जी की बात करूं तो सबसे पहले लाइट एनर्जी, यहाँ पे सनलाइट की लाइट एनर्जी बेटा। अगर मैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं तो लाइट एनर्जी हमारी ट्रांसफर होगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। किसमें, काइनेटिक एनर्जी इन, जल्दी बताओ, काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम, है ना, वो जो स्टीम बनेगा उसमें काइनेटिक एनर्जी। फिर उसके बाद बच्चों काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम टरबाइन, काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम टरबाइन, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये हो गया हमारा फ्लो चार्ट, है ना, जिसकी मदद से क्या पता चला, हमको पता चला कि किस तरह इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई। अभी तक बेटा आपको याद होना चाहिए, इतनी बार हमने ये सारे पावर प्लांट के बारे में फ्लो चार्ट देखा है, तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो बच्चों एडवांटेज और डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो एडवांटेज में सबसे बड़ा फायदा क्या है, सबसे पहले हम बोलेंगे इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको बार बार बनाया जा सकता है ना, जब तक सूरज रहेगा, जब तक सन रहेगा, तब तक हमको लाइट एनर्जी जो हीट है, जो धूप है, मिलता रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और हम उससे जितना चाहे इलेक्ट्रिसिटी को बना सकते हैं। दूसरा क्या फायदा है, दूसरा ये फायदा है कि ये जो हमारा क्या बोलते हैं सोलर एनर्जी है, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो बड़े बड़े आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं, है ना, आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऊपर जो सैटेलाइट्स हैं, इसके अलावा रॉकेट वगैरह जो हैं, तो वहाँ पे जो भी सैटेलाइट घूम रहे हैं बच्चों, उसके ऊपर एक क्या लगा हुआ है, सोलर फोटोवोल्टाइक सेल लगा हुआ है, सोलर पैनल लगा हुआ है, और उसके ऊपर वो पूरा काम करता है। तो ये कितना बड़ा फायदा है। इसके अलावा यहाँ पे कोई फ्यूल नहीं जला रहे हम, नो फ्यूल इज बर्न्ड। जब कोई फ्यूल ही नहीं जल रहा तो कोई धुआं नहीं निकलेगा, देयर इज नो पॉल्यूशन। सिंस नो फ्यूल इज बर्न्ड, नो पॉल्यूशन, है ना, कोई स्मोक नहीं, कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई गंदगी नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। ठीक है, उसके बाद तीसरा फायदा क्या है बच्चों, कि मतलब ये बहुत ही ईजिली अवेलेबल है ना, मतलब ये नहीं कि भाई हमको इसके लिए बहुत बड़ा पावर प्लांट बनाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्पेस लेना पड़ेगा, कम स्पेस में ये काम हो जाएगा। लेकिन अगर लिमिटेशन की बात करूं, डिसएडवांटेज की बात करूं, तो एक डिसएडवांटेज है इसका कि ये जो हमारा सेल होता है फोटोवोल्टाइक सेल, जैसे कि सर ने आपको बताया सिलिकॉन का बना होता है, और सिलिकॉन जो है एक सेमीकंडक्टर है जो कि कॉस्टली होता है, जो थोड़ी महंगा है। तो इसका इंस्टॉलेशन जो है बच्चों वो महंगा है। अगर मान लो मैं 1 मेगावाट के लिए जा रहा हूँ कि 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी मुझे मिले, ठीक है, तो मैं अगर बना रहा हूँ सोलर पावर प्लांट तो अच्छा खासा मुझे कॉस्टिंग चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी के अलावा दूसरा कोई पावर प्लांट बना रहा हूँ तो कम पैसे में बन जाएगा। इंस्टॉलेशन में इसका पैसा ज़्यादा जाता है, यानी कि ज़्यादा खर्चा, यानी कि ये कॉस्टली है। ठीक है, दूसरी बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ दिन में ही आपको मिलेगा, जब सूरज रहेगा दिन में, रात में आप इसको नहीं कर सकते हो। हाँ, एक काम कर सकते हो, आप बैटरी में इसको स्टोर करके रख सकते हो, इन्वर्टर की मदद से उसको फिर बाद में आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और अगर बात करें बेटा एडवांटेज में थोड़ा सा बात करें तो एडवांटेज की भाई कैलकुलेटर हो गया, इसके अलावा और भी कुछ टॉयज हो गए, वो सब भी इसी की मदद से बनता है कि आप उसको धूप में रख के वापस से चार्ज कर सकते हो। ये क्या एक एडवांटेज है। ठीक है, सोलर डिवाइस जो है वो क्लाउडी कंडीशन में बराबर काम नहीं करेगा, है ना, यानी कि दिन में भी अगर धूप हो गया या बारिश का मौसम है तो ये हमारा जो सोलर पावर प्लांट है ये हमको इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं करेगा।
अब हम बात करेंगे बच्चों की सोलर पावर प्लांट पूरे वर्ल्ड वाइड में कहाँ कहाँ है। तो वर्ल्ड वाइड में अभी मैंने बताया आपको नंबर 1 पे टॉप पे हमारा इंडिया आता है। इंडिया में बदला राजस्थान में, जहाँ पे 2245 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। इसके अलावा बात करें तो चाइना में बच्चों लगभग 2200 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। उसके बाद फिर से इंडिया आता है हमारा, इंडिया में कर्नाटका में। उसके बाद फिर से चाइना आता है 4th नंबर पे। 5th नंबर पे आता है इजिप्ट, जहाँ पे वेनवेन में। तो ये ग्लोबली है वर्ल्ड वाइड। अगर मैं बात करूँ इंडिया में, तो इंडिया में नंबर 1 पे है वही राजस्थान का। राजस्थान में जो हमारा बादला सोलर पावर प्लांट, जहाँ पे 2245 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, जो जोधपुर, राजस्थान में जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में है। सेकेंड नंबर पे है पवगाड़ा, जो कि कर्नाटका में है, जहाँ पे तकरीबन 2000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। इसके बाद अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटका में है, इसके अलावा एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और राजस्थान, ये 5 जगहों पे इंडिया में बड़े पैमाने पे पावर प्लांट है, जहाँ पे तकरीबन 7000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। तो ये थी पूरा इंडिया की बात कि इंडिया पे सोलर पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी कितनी पैदा की जाती है। ठीक है बच्चों, अभी मैं यहाँ पे रिसेंटली जो है कोल थर्मल पावर प्लांट, इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसके अलावा नेचुरल गैस पावर प्लांट और भी पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट पूरे वर्ल्ड वाइड में कितना % यूज़ किया जाता है, इंडिया कितना % यूज़ करती है, मैं यहाँ पे अभी चार्ट फॉर्म में आपको दे देता हूँ। ऑलरेडी मैंने बाकी के वीडियोज़ में भी बताया है, लेकिन अभी रिसेंटली 2021 में थोड़ा सा चेंजेस है, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो सोलर कुकर और सोलर हीटर के बारे में भी देख लेते हैं कि वो कैसे काम करता है बच्चों। तो अगर मैं सोलर कुकर की बात करूँ तो नॉर्मली जो आप समझो एक बर्तन है, ठीक है, एक कुकर है या बर्तन है जो वुडन, लकड़ी का या किसी मेटल का बना होगा, ठीक है, किसी मतलब ब्लॉक का। मान लीजिए मेटल का पूरा ये क्या बना हुआ है, ये हमारा ही कोई बर्तन है, ठीक है, या लकड़ी का, वुड का है, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या होगा बच्चों, इसको हम ब्लैक से पूरा पेंट कर देंगे अंदर की तरफ से, ठीक है। और इसके ऊपर में एक कवर रखेंगे, ग्लास का एक शीट रख देंगे, है ना, एक ग्लास का शीट रख देंगे। मान लीजिए हमारा कंटेनर है, ठीक है, और इसके ऊपर हमने एक ग्लास का शीट रख दिया, वो ब्लैक कलर का ग्लास रखेंगे, ठीक है, ब्लैक कलर का ग्लास। और इसके ऊपर एक कवर रहेगा इस तरीके से, देखो जैसे मान लो ये ब्लैक कलर का पूरा कवर है, और यहाँ पे इस तरीके से एक फ्लैप है जो ऐसा खुला हुआ है। और ये जो है बच्चों, ये है मिरर, कॉनकेव मिरर, है ना। आपको सर ने पढ़ाया होगा लाइट में, मिरर में, कि मिरर जो होता है इसका काम क्या होता है, इट इज़ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। और कॉनकेव मिरर में क्या होता है बच्चों, जो भी लाइट आती है, इनसे जो भी लाइट आती है वो एक ही जगह पे जमा हो जाती है, कन्वर्ज होती है ना, उसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। मतलब लाइट को एक जगह जमा करने वाला, फोकस पे जमा करने वाला, ठीक है। तो लाइट आएगी, जब सनलाइट आएगी तो जैसे इस मिरर पे पड़ेगी, आईने पे पड़ेगी, ठीक है, वो टकरा के एक ही जगह पे जमा होगी, एक ही जगह पे, जहाँ पे आपका चूल्हा होगा, है ना, गैस बर्नर बोल दो आप, है ना, यहाँ पे जहाँ पे मतलब बर्तन रखा होगा खाना का, मान लो चावल बना रहे हो तो चावल का बर्तन, चावल का वेसल यहाँ पे रखा है, और वहीं पे क्या आ रही है, लाइट आ रही है पूरा रिफ्लेक्ट होगी। और ब्लैक इसलिए ये बनाया गया, कवर जो है ग्लास ब्लैक इसलिए बनाया गया है ताकि ब्लैक एब्जॉर्ब करे। हम जानते हैं ब्लैक कलर जो होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जबकि व्हाइट कलर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए गर्मी के मौसम में हम लोग व्हाइट कलर का कपड़ा पहनते हैं, क्लॉथ्स पहनते हैं, ताकि वो रिफ्लेक्ट करे। तो ब्लैक लिया गया ताकि जो भी लाइट आए यहाँ पे वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाए, रिफ्लेक्ट नहीं हो। और ग्लास यहाँ पे मिरर लिया है, मिरर मतलब क्या, एक साइड से पेंटेड होगा ताकि रिफ्लेक्ट हो जाए। और यहाँ पे ग्लास इसीलिए लिया कि जो सनलाइट है जब रिफ्लेक्ट, इस पे देखो सनलाइट इस पे आई, इस वाले पे टकरा के इस पे जा रही है, इस वाले पे जा रही है, तो यहाँ पे पूरा एब्जॉर्ब हो जाए और आर पार चले जाए, ग्लास से आर पार चली जाती है, तो आर पार चली जाएगी और ब्लैक होने की वजह से सारा का सारा सनलाइट एब्जॉर्ब हो जाएगा। और एब्जॉर्ब होने का यहाँ से एक ही जगह जब जमा होगा तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगा, और उस हीट की मदद से आप खाना बना सकते हो। और वही होता है हमारा सोलर कुकर, है ना। आपको मैं बताऊं, अगर 2 से 3 घंटे तक इस तरह उसको सनलाइट मिलती रहे तो 100 डिग्री सेल्सियस से लेके 140 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर वो पैदा कर सकता है। और उससे आप चावल, दाल, सब्जी, राइस, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स नॉर्मली बना सकते हो। हाँ, रोटी चपाती नहीं बना सकते हो क्योंकि उसको ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। आप वहाँ पे नॉनवेज नहीं बना सकते हो, चिकन वगैरह नहीं बना सकते हो क्योंकि उसको ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। लेकिन आप नॉर्मल चावल दाल बना सकते हो सोलर कुकर का इस्तेमाल करके। उसी तरह सोलर हीटर होता है जो क्या करेगा बच्चों, इसी तरह जैसे देख लो ये वाला, यहाँ पे इस तरह पानी जाएगा बॉयलर में, मान लो ये बॉयलर है, ठीक है, और सोलर गर्मी
है ना, सनलाइट आएगी, सन से हीट आएगी, हीट की वजह से इसके अंदर का पानी गर्म हो जाएगा, यानी कि हीटर, पानी गर्म हो गया, आप पानी गर्म का जो भी इस्तेमाल करो, नहाने में, धोने में, जहां इस्तेमाल करना है करो। तो ये बात हो गई सोलर कुकर की। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ पूरा सोलर थर्मल पावर प्लांट डिटेल में खत्म होता है। अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में। ये चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया है, तो अब मिलेंगे डायरेक्टली हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में। गुड बाय।